हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम कार्तिक कौशिक है और आपका द केसरी नंदन एकेडमी में स्वागत है। तो आज का जो आपका टॉपिक चलेगा वो चलेगा आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। किसकी बात हम कर रहे हैं इसमें? संशोधन की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो अब संशोधन होता क्या है? संशोधन क्या होता है कि जब कोई भी हमारे पास प्रोविज़न है, अगर हम उसमें कोई भी बदलाव कर रहे हैं, कोई भी हम उसमें चेंज कर रहे हैं, तो वो होता है आपका संशोधन। जैसे आपका संविधान हो गया, संविधान में कोई भी आपका प्रावधान दे रखा है, अगर उसमें हम बदलाव करते हैं तो उसको हम कहते हैं संशोधन, मतलब कि अमेंडमेंट कहते हैं। और अमेंडमेंट के लिए आपका कौन सा प्रावधान बात करता है? वो आपका आर्टिकल 368 आपको बात करता है। आर्टिकल 368 बात करता है कि पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रोसीजर देयर ऑफ। तो जो संविधान को जो संशोधन करने की शक्ति है और उसमें क्या क्या उसका तरीका होगा, प्रोसीजर क्या क्या होगा, वो बात करता है आपका आर्टिकल 368। आप हेडिंग में ध्यान से देख सकते हैं कि यहाँ पे पावर ऑफ पार्लियामेंट की बात कर रहे हैं। मतलब कि अगर हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन की, तो कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव करने की शक्ति किसके पास होगी? वो होगी आपकी पार्लियामेंट के पास। ठीक है, एक तो जैसा आपका संविधान हो गया और हो गया आपका एक्ट। ठीक है, एक्ट भी आपके दो टाइप के होते हैं, एक होता है आपका सेंट्रल एक्ट, एक होता है आपका स्टेट एक्ट। सेंट्रल एक्ट में वो एक्ट आते हैं जो कि पूरे ही भारत पे लागू होते हैं, जैसे कि आगे आपका बीएनएस हो गया, बीएनएसएस हो गया, भारतीय न्याय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय न्याय संहिता, या फिर साक्ष्य अधिनियम हो गया, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो गया इसमें। ठीक है, ये जो सारे एक्ट हैं आपके, वो आपके सेंट्रल एक्ट में आपके आ जाते हैं। फिर आते हैं आपका स्टेट एक्ट। ठीक है, स्टेट एक्ट में जैसे कि आपका हो गया पुलिस एक्ट हो गया, जैसे कि उत्तर प्रदेश पुलिस एक्ट हो गया, उत्तर प्रदेश लैंड कंट्रोल एक्ट हो गया, उत्तर प्रदेश म्यूनसिपैलिटी एक्ट हो गया। तो ये क्या आपके किसी पर्टिकुलर स्टेट में होता है। ठीक है, जैसे पुलिस एक्ट हर स्टेट का अलग होता है, जैसे कि पंजाब पुलिस एक्ट अलग होगा, उत्तर प्रदेश पुलिस एक्ट अलग हो गया, मध्य प्रदेश पुलिस एक्ट अलग हो गया, हरियाणा पुलिस एक्ट अलग हो गया, उत्तराखंड पुलिस एक्ट अलग हो गया। ठीक है, हर स्टेट का अलग अलग होता है, ऐसे एक्ट होता है आपकी स्टेट एक्ट। तो उसमें संशोधन करने की शक्ति सेंट्रल वाले में पार्लियामेंट के पास होगी और स्टेट वाले में स्टेट लेजिस्लेचर के पास वहाँ पे शक्ति होगी कि वहाँ पे उसमें संशोधन कर सकें। ये किसकी बात कर रहे हैं? हम एक्ट की बात कर रहे हैं। बट इस क्लास में हम किसकी बात करेंगे? हम यहाँ पे बात कर देंगे संविधान के संशोधन की, यहाँ पे हम बात करेंगे। ठीक है, तो आर्टिकल 368 किसकी बात करता है? पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड की, संसद की शक्ति है अमेंड करने की और इसके प्रोसीजर को भी बदलने की शक्ति कहाँ पे दे रखी है? आपके 368 में दे रखी है। जो आपका 24th अमेंडमेंट 1971 था, मतलब 1971 में अमेंडमेंट आया था, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 24th वाला। उससे पहले क्या था? उससे पहले जो इसकी हेडिंग थी, ये वाली, ये जो पूरी हेडिंग थी वो क्या थी? प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इससे पहले यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हेडिंग क्या थी? प्रोसीजर को लेकर बात कर रही थी। बट अब क्या यहाँ पे पावर को भी लेकर यहाँ पे बात चल रही है। ठीक है, अब एक और चीज़ बताता हूँ आपको। यहाँ पे जो संशोधन है, तो जो आपका संविधान संशोधन होता है वो कैसे आता है? वो इस टाइप से आता है, कॉन्स्टिट्यूशनल, जैसे 24th अमेंडमेंट एक्ट 1971। ठीक है, ये इस टाइप से आपका आता है, 24 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, या फिर कोई भी का कॉन्स्टिट्यूशनल 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, इस टाइप से आपका आता है। और एक्ट पास होने से पहले क्या होता है? वो एक बिल की फॉर्म में होता है। ठीक है, अब इसको हम जब प्रोसीजर पढ़ेंगे हम उसमें थोड़ा सा क्लियर करते हैं, इसको समझते हैं फिलहाल, अभी इसको भी होल्ड पे रखते हैं। ठीक है, तो इसका पहला खंड क्या कहते हैं इसमें? नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग इन दिस कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे एक शब्द आ रहा है नॉट विद स्टैंडिंग। नॉट विद स्टैंडिंग कहता है कि तुम कुछ भी कहते रहो, मेरे को मतलब नहीं है, मैं तो अपनी ही चलाऊंगा। ठीक है, तो ये प्रावधान भी यही कह रहा है कि नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग इन दिस कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये संविधान हो गया, संविधान में प्रोविजन होंगे बहुत सारे। अब ये सारे प्रोविजन कुछ भी कहते रहे, मेरे को उससे कोई मतलब नहीं है, मतलब कि मैं अपने आप में सुपीरियर हूँ, ये वाला जो इसमें क्लॉज कहता है। ये कहता है नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग इज कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट में इन एक्सरसाइज ऑफ इज कॉन्स्टिट्यूएंट पावर अमेंड। तो पार्लियामेंट क्या कर सकती है? यहाँ पे संशोधन कर सकती है। तो इसमें तीन तरह के इसमें तरीके बताए हैं, मतलब कैसे कैसे संशोधन, या तो एडिशन कर सकती है, वेरिएशन कर सकती है, या फिर रिपील कर सकती है। मतलब ये कहता है या तो इसमें कुछ भी चीज जोड़ सकती है। एडिशन का मतलब क्या हो गया? कि प्रावधान में कुछ भी हमने जोड़ दिया। रिपील का मतलब क्या? हमने कुछ भी हटा दिया। और वेरिएशन का मतलब क्या? कि हमने कोई भी क्या करा, इसमें चीज़ हमने बदल दी। जैसे कि हमने ये क्या था, जो इसकी हेडिंग थी, हमने इसकी हेडिंग को क्या करा? हमने वेरिएशन कर दिया।
ठीक है। तो यहाँ पे 3 तरीके के हमें बता रखे हैं कि यहाँ पे या तो हम इसमें जोड़ सकते हैं या फिर हटा सकते हैं या फिर किसी भी चीज़ को हम बदल सकते हैं। ये आपके 3 तरीके दे रखे हैं आपके 368 में, इस तरह से आपके संशोधन हो सकते हैं। ठीक है, कैसे हो सकते हैं बता रखा है। अब इसका प्रोसीजर देखते हैं, प्रोसीजर क्या क्या इसमें रहता है। ठीक है, अब मोड ऑफ अमेंडमेंट्स देखते हैं कि अमेंडमेंट कैसे हो सकते हैं। तो संविधान के अंदर 3 तरीके के यहाँ पे संशोधन बता रखे हैं। पहला बता रखा है सिंपल मेजोरिटी। ठीक है, दूसरा बता रखा है आपका स्पेशल मेजोरिटी, और तीसरा बता रखा है आपका स्पेशल मेजोरिटी विद रेक्टिफिकेशन ऑफ 50% प्लस स्टेट। ठीक है, तो संविधान के अंदर आपके 3 तरीके के क्या है इसमें तरीके बता रखे हैं। एक तो आ गया सिंपल मेजोरिटी, जो कि आपका ये बात चलेगा, अभी हम इसको समझेंगे। स्पेशल मेजोरिटी में थोड़ा सा प्रोसीजर थोड़ा सा हार्ड हो जाता है इसमें, कि एकदम से आप संशोधन नहीं कर पाते हैं। और स्पेशल मेजोरिटी विद रेटिफिकेशन 50% स्टेट लेजिस्लेचर का मतलब हो गया यहाँ पे कि ये तो आपका तरीका चलेगा ही, उसके साथ साथ आपको जितने भी स्टेट लेजिस्लेचर हैं उसमें से कम 50% जो है वहाँ पर सहमत हो जाए, तभी आप संशोधन कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। तो ये जो 3 आपके संशोधन दे रखे हैं, तो इसमें जो पहला वाला संशोधन है सिंपल मेजोरिटी, यही वो कारण है जिसकी वजह से संविधान को फ्लेक्सिबल कहा गया है। फ्लेक्सिबल या फिर लचीला। ठीक है, हमने जब करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ी थी तो हमने वहाँ पे देखा था कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, फ्लेक्सिबल भी है और रिजिड भी है। फ्लेक्सिबल मतलब कैसे, क्योंकि यहाँ पे सिंपल मेजोरिटी, हम इसमें संशोधन आराम से कर सकते हैं, इसको हम आराम से मोड़ सकते हैं, इसी वजह से कहा गया है इसको फ्लेक्सिबल। बट ये जो 2 तरीके हैं, स्पेशल मेजोरिटी और स्पेशल मेजोरिटी विद 50% रेटिफिकेशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, इसी वजह से कहा गया है कि हमारा क्या संविधान क्या है, वो आपका रिजिड है, मतलब कि कठोर है। क्योंकि ये क्या करता है, ये संविधान में संशोधन करना थोड़ा सा मुश्किल कर देता है, कि एकदम से कोई भी इसमें संशोधन नहीं कर सकता है। तो इन्हीं वजह से क्या होता है, आपका संविधान लचीला या फिर कठोर यहाँ पे माना जाता है। अभी हम बात करेंगे यहाँ पे सिंपल मेजोरिटी की। ठीक है, सिंपल मेजोरिटी बहुत ही सिंपल ही है। यहाँ पे क्या कहता है, हमने अभी पहले बात की थी कि संविधान को संशोधन करने की शक्ति किसके पास है, पार्लियामेंट की। तो हम यहाँ पे पार्लियामेंट की बात करेंगे। पार्लियामेंट के 3 ऑर्गन्स हो गए, एक तो हो गया आपका लोकसभा, एक हो गया आपका राज्यसभा, एक हो गया आपका राष्ट्रपति। तो जो आपका संविधान संशोधन बिल होता है वो किसी भी सदन में आ सकता है, लोकसभा में भी आ सकता है या फिर आपका राज्यसभा में भी आ सकता है। ठीक है, पहले क्या होता है, यहाँ पे होता है कॉन्स्टिट्यूशनल 24th या फिर जो सा भी अमेंडमेंट बिल, फिर वो ईयर होता है। ठीक है, फिर जब ये पूरा प्रोसीजर हो जाता है तब वो क्या बन जाता है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट बन जाता है। ठीक है, सिंपल से समझना कि पहले वो बिल के नाम से होता है, जब राष्ट्रपति उस पर साइन कर देता है तब वो बन जाता है एक्ट। सिंपल सेम आपका क्या रहता है, आपका एक्ट के लिए भी होता है। जैसे सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल था पहले, फिर जब वो पारित हो गया है, राष्ट्रपति के सिग्नेचर हो गए, तो वो अब बन गया है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट बन गया है। ठीक है, CAA बन गया। तो अब हम बात करें इसमें सिंपल मेजोरिटी के तरीके की, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कैसे कैसे हो सकता है। तो ये जो बिल है, बिल आप किसी भी सदन में ला सकते हैं, आप लोकसभा में भी ला सकते हैं या फिर आप राज्यसभा में भी आप इसको ला सकते हैं। ठीक है, अब इसका तरीका क्या होता है, ये कहता है मोर देन 50% ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग मेंबर। क्या कहता है, प्रेजेंट एंड वोटिंग मेंबर हैं, ठीक है, उसके 50% से हमको ज़्यादा में क्या चाहिए, इसमें हमें वोट चाहिए। जैसे कि हमने बात की यहाँ पे पार्लियामेंट में लोकसभा को लेकर बात करें तो टोटल मेंबर कितने, 550। ठीक है, 552 लिखा है, यहाँ पर होगा 550। पहले कहते हैं, पहले यहाँ पे 2 आपके एंग्लो इंडियंस भी काउंट होते थे, अब वो हटा दिए गए हैं, तो अब ये 550 की मैक्सिमम स्ट्रेंथ हो गई है। तो मोर देन 50% ऑफ मेजोरिटी ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग मेंबर। तो सपोज सिचुएशन देखते हैं, एक सिचुएशन देखते हैं, जो टोटल मेंबर हो गए वो कितने हो गए, 550। ठीक है, सपोज लोकसभा में कितने हैं, 550 टोटल मेंबर्स हैं। और जिस दिन यह अमेंडमेंट पे चर्चा हो रही थी उस दिन प्रेजेंट कितने थे, उस दिन प्रेजेंट थे कितने, 400, 400 वहाँ पे प्रेजेंट थे, मतलब 150 वहाँ पे एब्सेंट थे और 400 प्रेजेंट थे। और उन 400 में से भी कितने जने वोट कर सकते थे,
वो कर सकते थे 300 जने। ठीक है, अब कैलकुलेशन देखते हैं। जो ये कहता है हमारा मोर देन 50% ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग मेंबर। ठीक है, तो प्रेजेंट एंड वोटिंग मेंबर कौन से हो गए? प्रेजेंट है 400 और वोटिंग मेंबर हो गए कितने? तो प्रेजेंट एंड वोटिंग, जो कि प्रेजेंट भी हो और वोट भी कर सकते हो, तो वो कौन है? वो ये 300 मेंबर हैं जो कि उपस्थित भी हैं और वोट भी कर सकते हैं। तो हमें इन 300 का 50% से ऊपर हमें वोटिंग चाहिए। तो इसका 50% कितना हो गया? 150 हो गए। तो मतलब को 150 से ऊपर हमको क्या चाहिए? वोट चाहिए, अगर हमको ये संशोधन पारित करना है। तो अगर ये अमेंडमेंट हमें पास करना है तो हमें 150 से ऊपर चाहिए। ठीक है, अगर सपोज 150 से ऊपर हमको वोट मिल जाते हैं तो फिर ये बिल जाता है किसके पास? राज्यसभा के पास जाता है। राज्यसभा में भी क्या होता है? सेम प्रोसीजर यहाँ पे होता है। ठीक है, यहाँ पे मैक्सिमम नंबर कितने? यहाँ पे 250 है, उसे अकॉर्डिंग इसमें चलेगा। फिर जब राज्यसभा भी इसको पारित कर देता है तभी जाता है राष्ट्रपति के पास, और जब राष्ट्रपति इस पर सिग्नेचर कर देता है तब ये बन जाता है एक्ट। और इसी तरह से क्या होता है? आपका संशोधन आपका पारित हो जाता है, अमेंडमेंट आपका पास हो जाता है। ठीक है, अब ये सिंपल है। सिंपल सा क्या चाहिए हमें? प्रेजेंट एंड वोटिंग के 50% से ऊपर हमें वोटिंग चाहिए। ठीक है, कोई इसमें ज़्यादा इशू नहीं है। और सिंपल मेजोरिटी आपकी कहाँ कहाँ हो सकती है? जैसे आपका आर्टिकल 3 में हो सकती है, आर्टिकल 4, आर्टिकल 5, आर्टिकल 169 और आर्टिकल 239A। ठीक है, ये जो है आपके प्रावधान है, ये खुद बताते हैं कि हमको अगर संशोधन करना है तो आप सिंपल अमेंडमेंट से आप कर सकते हो आप। ठीक है, तो जो आपका पहले प्रकार का जो आपका सिंपल मेजोरिटी दे रखी है, तो ये कहाँ बता रखा होता है? ये आपका उसी जो है उसमें प्रोविजन में बता रखा होता है, उसी अनुच्छेद में बता रखा होता है। तो अगर आप आर्टिकल 3 पढ़ेंगे या फिर आर्टिकल 4, 5, 169 या फिर 239A पढ़ेंगे तो उसमें साफ लिखा होगा कि अमेंडमेंट इन दिस प्रोविजन कैन बी मेड बाय सिंपल मेजोरिटी। तो सिंपल मेजोरिटी के साथ आप इसमें संशोधन कर सकते हो, ये इन्हीं आर्टिकल्स के अंदर लिखा होता है। जबकि ये जो स्पेशल मेजोरिटी है और ये जो थर्ड वाली स्पेशल मेजोरिटी विद 50% स्टेलाइजेशन की रेक्टिफिकेशन की बात हो रही है, ये दोनों जो आपके प्रावधान ये जो है अमेंडमेंट्स है वो कहाँ दे रखे हैं? वो आपके आर्टिकल 368 में दे रखा है। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में कितने प्रकार के संशोधन दे रखे हैं? यहाँ पे 3 प्रकार के संशोधन दे रखे हैं। और अनुच्छेद 368 में कितने प्रकार के दे रखे हैं? वहाँ पे आपके 2 ही प्रकार के दे रखे हैं। कौन कौन से? सेकंड वाला और थर्ड वाला। जो फर्स्ट वाला है वो आर्टिकल्स में खुद लिखा होता है कि अगर उसको संशोधन अगर सिंपल मेजोरिटी से होना होता है तो बता देता है कि अगर इस आर्टिकल को अमेंड करना है तो सिंपल मेजोरिटी से आप अमेंड कर सकते हो। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन आपको सब आई होप समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब सिमिलर ही रहती है आपकी स्पेशल मेजोरिटी में भी, बस थोड़ा सा उसको हार्ड कर देते हैं, थोड़ा सा उसको कठोर कर देते हैं। अब वो देखते हैं क्या रहता है। अब सेकंड क्लोज बात करते हैं यहाँ पे इसमें स्पेशल मेजोरिटी, क्योंकि संविधान में संशोधन कौन कर सकता है? पार्लियामेंट कर सकती है। तो पार्लियामेंट की यहाँ पे हम बात करेंगे। पार्लियामेंट का आपके 3 सदन हो गए। आपका हो गया लोकसभा, एक हो गया आपका राज्यसभा और एक हो गया आपका राष्ट्रपति। अब यहाँ पे क्या कह रखा है? यहाँ पे कह रहा है कि मोर देन 50% ऑफ मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप। सिंपल मेजोरिटी में कहते हैं वहाँ पे प्रस्तुत और जो वोट कर सकते थे उन मेंबर की। ठीक है, प्रेजेंट एंड वोटिंग मेंबर की बात हो रही थी, यहाँ पे किसकी बात है? यहाँ पे टोटल मेंबर्स की ही बात हो रही है। सपोज लोकसभा लेके चलते हैं तो टोटल मेंबर्स कितने हो गए? यहाँ पे 550 हो गए। ठीक है, एंड प्लस क्या है उसके साथ साथ हमें एक और कंडीशन फुलफिल करनी है, नॉट लेस देन 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग मेंबर। नॉट लेस देन कितने? 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग मेंबर। जो प्रेजेंट है, सपोज प्रेजेंट कितने हैं? 400 ही प्रेजेंट हैं, और वोटिंग मेंबर कितने हैं? वोटिंग है वहाँ पे 300 मेंबर उसमें वोट कर सकते हैं। तो यहाँ पे 2 कंडीशन रखी है। पहला क्या है? 50% प्लस टोटल मेंबर। कितने हो गए? 50%, 550 का कितना हो गया? ये गया आपका 275 यहाँ पे हमें वोट चाहिए। और इसके साथ साथ हमें क्या चाहिए? 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग मेंबर। तो प्रेजेंट कितने? 400 और वोटिंग मेंबर कितने? 300। तो प्रेजेंट एंड वोटिंग मेंबर दोनों ही चाहिए, तो मतलब कि 300 ऐसे मेंबर हैं जो कि प्रेजेंट भी है और वोट भी कर सकते हैं। तो हमें इसका कितना चाहिए? 2/3 हमें चाहिए। तो 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग मेंबर कितने हो गए? 300, मतलब कि 200 होगा यहाँ पे प्रेजेंट एंड वोटिंग मेंबर। तो हमें ऐसे ही फिगर चाहिए जो कि इसको भी सेटिस्फाई करे और इसको भी सेटिस्फाई करे। तो मतलब कि
क्या हो गया यहाँ पे, ये आपका पूरा लोकसभा थी, इसमें कितने मेंबर्स थे आपके 550 यहाँ पे इसमें मेंबर थे। ठीक है, समझते ध्यान से। तो टोटल मेंबर का 50% कितने का 275, ये हो गया आपका 275 मेंबर्स हो गए इतने। और 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग मेंबर कितने हो गए, वो गए आपके 200 आ गए यहाँ पे। तो हमें कितने वोट चाहिए इस स्पेशल मेजोरिटी के अंतर्गत पार करने के लिए, हमको चाहिए 275 से ऊपर, क्योंकि मैक्सिमम रेंज क्या आ रही है 275 आ रही है। तो अगर हम 276 वोट भी हमें मिल जाते हैं तो क्या होता है, हमारी ये कंडीशन भी फुलफिल हो गई और ये वाली कंडीशन भी फुलफिल हो गई। ठीक है, ये आपका प्रोसीजर रहता है। एक और कंडीशन देखते हैं, इसमें थोड़ा सा चेंजेस करते हैं ताकि आपको और अच्छे समझ में आ जाए। ये कितने हो गए आपका, ये टोटल आपके सदन कितने मेंबर हो गए इसमें, एक मिनट, यहाँ पर आ जाते हैं आपके 550 यहाँ पे मेंबर यहाँ पे इस पे आपके हैं। ठीक है, टोटल मेंबर का हमें क्या चाहिए 50% चाहिए। 50% कितना हो गया यहाँ पे, 50% हो गए आपके 275 यहाँ पे हो गए। ठीक है, अब यहाँ पे बात करता है प्रेजेंट एंड वोटिंग मेंबर भी हमें चाहिए। ठीक है, अब इसको मैं थोड़ी सी चेंजेस कर देता हूँ। मैं कहता हूँ कि यहाँ पे प्रेजेंट 400 नहीं, प्रेजेंट कितने हैं अब इसमें 450 है। ठीक है, सपोज 500 यहाँ पे कितने हैं प्रेजेंट हैं, और वोटिंग कितने हैं, वोटिंग हो गए आपके यहाँ पे 450 यहाँ पे वोटिंग मेंबर हो गए। तो हमको चाहिए 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग मेंबर, मतलब हमको इसका 450 जो मेंबर है वो प्रेजेंट भी है और वोट भी कर सकते हैं। तो हमें इससे कितना चाहिए 2/3 हमें चाहिए। तो 2/3 कितना हो गया 450 का 2/3 कितना हो गया, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, 150 इंटू 2 इक्वल टू 300। तो 2/3 कितना बैठ रहा है प्रेजेंट एंड वोटिंग मेंबर का, 300 यहाँ पे बैठ रहा है। तो 300 यहाँ पे कहाँ पर आएगी लाइन, 300 आएगी यहाँ पर, ये आ गया आपका 300। पहले क्या था, जब 300 मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग मेंबर थे तब कितने बैठे थे हमारे 200 बैठ रहे थे, बट अब कितने बैठे हैं, अब हमारे 300 बैठ रहे हैं। अब अगर इस सिचुएशन को हम देखें तो हमें यहाँ पे कितने वोट चाहिए होंगे, हमें 300 से ऊपर वोट चाहिए होंगे, मतलब हमें 300 प्लस वोट चाहिए होंगे ताकि हम इसको पारित कर सकें। ठीक है, ये दोनों ही कंडीशन फुलफिल होंगी तभी जाकर आपका अमेंडमेंट पास होगा। पहले कहा था वहाँ पे सिर्फ एक ही चाहिए थी, हमें कंडीशन की बात थी प्रेजेंट एंड वोटिंग मेंबर, जितने प्रेजेंट है वोटिंग मेंबर है उन्हीं का 50% से ऊपर ले लो। ठीक है, काफ़ी है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे टोटल मेंबर्स का 50% चाहिए और प्रेजेंट एंड वोटिंग मेंबर का 2/3 हमें वहाँ पे क्या चाहिए, हमें वोटिंग चाहिए। अगर ये कंडीशन फुलफिल हो जाती है तो वो हो जाता है आपका एक्ट बन जाता है, आपका कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट पास हो जाता है। ठीक है, अब लोकसभा ने क्या करा, यहाँ पे एक्ट को पास कर दिया, इसके बाद ये जाता है राज्यसभा के पास। राज्यसभा में भी क्या होता है, सेम प्रोसीजर होता है। उसके बाद फिर वो जाता है राष्ट्रपति के पास। जब राष्ट्रपति अनुच्छेद 111 में सिग्नेचर वहाँ पे कर देता है तब वो आपका अमेंडमेंट पास हो जाता है। ठीक है, अब इसमें कौन कौन से मुद्दे आएंगे। ठीक है, इनमें से वो मुद्दे आएंगे जो आप हमने देखे, 3 टाइप के हमने स्पेशल मेजोरिटी देखी थी हमने 3 टाइप की। पहली थी आपकी सिंपल, दूसरी हो गई आपकी स्पेशल मेजोरिटी, और तीसरा आ गया आपका स्पेशल प्लस 50% ऑफ स्टेट हमें असेंट चाहिए थी हमें। ठीक है, तो जो मुद्दे सिंपल मेजोरिटी में आ रहे हैं और जो मुद्दे स्पेशल मेजोरिटी में आ रहे हैं विद 50% ऑफ स्टेट लेजिस्लेशन, हमें मतलब कि राज्यों की भी सहमति चाहिए होती है। तो इन दोनों में जो मुद्दे दे रखे हैं, इन दोनों को छोड़कर जितने भी मुद्दे बचे संविधान में वो सारे स्पेशल मेजोरिटी में आपके काउंट हो जाते हैं। अब वो हमें कैसे पता चलेगा, सिंपल मेजोरिटी में पता है कौन कौन से मुद्दे आ रहे हैं, वो आ रहे हैं आपके आर्टिकल 3, 4, 5, 169 और 239A। ठीक है, और आपका जो स्पेशल मेजोरिटी 50% ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर वाला है जिसमें आपके राज्य की सहमति चाहिए उसमें बता रखा है। ठीक है, वो हम आगे देखेंगे। उन सबको छोड़ के आपका बाकी सारे संशोधन किसमें हो सकते हैं, आपके स्पेशल मेजोरिटी के अंतर्गत आएंगे सारे अनुच्छेद। ठीक है, तो ये आपका प्रोसीजर रहता है। ये था आपका स्पेशल मेजोरिटी वाला। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है आपका स्पेशल मेजोरिटी विद रेक्टिफिकेशन बाय एटलीस्ट 50% ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। तो ये जो पूरा प्रोसीजर था वो सेम वैसा ही है जैसा आपका स्पेशल मेजोरिटी में दे रखा था, बस यहाँ पे एक स्टेप ज़्यादा बढ़ गया है। वो क्या है आपका रेक्टिफिकेशन बाय एटलीस्ट 50% ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है, सपोज क्या हो गया, लोकसभा में बिल पारित हुआ, स्पेशल मेजोरिटी चली वही प्रेजेंट एंड वोटिंग मेंबर वाला, 50% ऑफ टोटल मेंबर्स
प्लस प्रेसिडेंट एंड वोटिंग के 2/3 मेंबर्स। बात चल रही है। जब ये हो जाएगा फिर ये जाएगा राज्यसभा के पास, फिर राज्यसभा ने भी ये प्रोसीजर चलेगा। जब ये पास हो जाएगा तो ये जो बिल होगा, मैं बिल क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अभी राष्ट्रपति की असेंट नहीं मिली है, ठीक है। तो ये बिल जाएगा सारे स्टेट्स के पास। कितने स्टेट हैं? 28 स्टेट है, तो सारे ही स्टेट के पास यहाँ पे पहुँच जाएगा, ठीक है। हमें क्या चाहिए? हमें इसमें 14 स्टेट्स, 50% कितना हो गया इसका? 14 हो गया ना। तो 14 स्टेट से ज़्यादा हमें क्या चाहिए? यहाँ पर सहमति चाहिए। मतलब अगर 15 राज्य भी ऐसे बिल को सहमति देते हैं, ठीक है कि आप ये संशोधन करना चाह रहे हैं संविधान में, आप कर लीजिए, हम सहमत हैं। अगर 15 राज्य यहाँ पे सहमति दे देते हैं, ठीक है, उसके बाद ये बिल जाता है किसके पास? राष्ट्रपति के पास जाता है। फिर राष्ट्रपति इस पर क्या करता है? यहाँ पे सिग्नेचर कर देते हैं, और जब ये सिग्नेचर कर देते हैं इस बिल पे, तो ये बिल बन जाता है एक्ट, अमेंडमेंट एक्ट बन जाता है, ठीक है। और इसी तरह से क्या होता है? आपका एक्ट पास हो जाता है, अधिनियम वो अनुच्छेद संशोधन आपका जो क्या आता है उस पर पारित हो जाता है, ठीक है। तो सेम प्रोसीजर है आपका इसमें भी, बट यहाँ पे क्या है? यहाँ पे और कठोर कर दिया। यहाँ पे कहा कि तुमने ये सब प्रोसीजर कर लिया है, अब कम से कम 15 स्टेट की सहमति लेके आओ, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक स्टेप और जोड़ दिया है, इससे और कठोर बना दिया है संविधान को संशोधन करने के लिए। अब इसमें कौन कौन से मुद्दे आते हैं? वो इसमें आपके 5 मुद्दे आते हैं। कौन कौन से आते हैं? एक तो आपका इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, जो राष्ट्रपति के चुनाव से लेकर जितने भी प्रावधान होंगे, ठीक है, वो आपके इसमें आते हैं। एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन, मतलब यूनियन के जो आपके कार्यपालिका शक्ति है वो उसका कहाँ तक विस्तार है वो बात करता है। राज्य की कार्यपालिका जो आपके शक्ति का विस्तार है ये उसकी बात करता है। और लेजिस्लेटिव रिलेशन बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट, हमने भी पढ़ा था कि स्टेट और लेजिस्लेचर में जो हमने पावर डिवाइड की थी, जो वाले प्रोविजंस है उसको यहाँ पे बात करता है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इनकी ये बात करता है, ठीक है। और आर्टिकल 368 यहाँ इसकी भी बात करता है, एंड शेड्यूल 7। तो ये 7 मुद्दे हुए ना, तो ये 7 की जो है यहाँ पे बात करता है। इनमें अगर संशोधन होना है तो यहाँ पे इस तरीके से आपका होगा, जो आपका आर्टिकल 54, 55, 73, 162 ये सारे प्रोविजंस आपके दे रखे हैं। अगर इनमें अगर संशोधन होना है तो आपका स्पेशल मेजोरिटी प्लस 50% हमें स्टेट की क्या चाहिए? सहमति उसमें चाहिए होगी, ठीक है। तो इन मुद्दों को छोड़ के, और जो हमने स्पेशल सिंपल मेजोरिटी देखा था, उनको छोड़ के जो बाकी जितने भी मुद्दे बचे उनमें क्या कौन सी चलेगी? यहाँ पे आपकी चलेगी स्पेशल मेजोरिटी चलेगी, सिंपल, ठीक है। ये आपका हो गया ये वाला। अब इसका थर्ड क्लॉज क्या कहता है? थर्ड क्लॉज कहता है इसमें, नथिंग इन आर्टिकल 13 शैल अप्लाई टू एनी अमेंडमेंट मेड अंडर दिस आर्टिकल। तो कहता है आर्टिकल 13 में कुछ भी कहता रहे वो आपके इसमें अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। अब आर्टिकल 13 क्या कहता है? आर्टिकल 13 कहता है जो आपका संविधान लागू हुआ था, एनफोर्स हुआ था, ठीक है, 26 जनवरी 1950 में क्या हुआ था? एनफोर्स हुआ था, लागू हुआ था। तो इससे पहले जितने भी आपके लॉ वहाँ पे चल रहे थे, जितने भी वहाँ पे विधियाँ चल रही थी, ठीक है, वो सब चलती रहेंगी। वो सब क्या होगी? एज इट इज़ चलती रहेंगी। जैसे कि आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो गया, वो कब का है? वो आपका 1872 का है, मतलब 26 जनवरी 1950 से पहले का है ना, जब संविधान लागू हुआ था, ठीक है। बट वो अब भी चलता हुआ रहा है, क्यों? क्योंकि आर्टिकल 13 उसको अनुमति दे रहा है। आर्टिकल 13 कहता है कि कोई भी अगर ऐसा कानून होगा, अगर वो फंडामेंटल राइट से टकरा रहा है, ये जो लाइन है ये क्या है? ये फंडामेंटल राइट्स की भी लाइन है, फंडामेंटल राइट। तो अगर कोई भी कानून फंडामेंटल राइट से टकराएगा, मतलब कि उसकी शक्ति को कम कर रहा है, तो वो वहीं पे क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा, वो आगे नहीं लागू होगा, ठीक है। और इसका सेकंड, ये तो पहला क्लॉज कहता है। दूसरा क्लॉज कहता है इसमें कि इसके बाद पार्लियामेंट कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाएगी जो कि फंडामेंटल राइट्स को खत्म करेगी। अगर ऐसा भी कोई कानून बनता है तो वो भी क्या हो जाएगा? आपका शून्य हो जाएगा, ठीक है। ये वाली बात है। बट क्या करा इन्होंने यहाँ पे एक चीज़ लिख दिया है कि वहाँ पे कानून की बात हुई थी, यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? अमेंडमेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जो आर्टिकल 13 की जो बात है वो अमेंडमेंट्स पे लागू नहीं होती। ये जो आपकी चीज़ें आपको अच्छे समझ में आएगी जब हम बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी हम
पढ़ेंगे जब हम देखेंगे कि क्या फंडामेंटल राइट्स वहाँ पे संशोधन हो सकता है नहीं हो सकता है, वो हम देखेंगे। तो वहाँ पर आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी आपकी। ठीक है, फिलहाल आपका आर्टिकल 13 क्या कहता है, थर्ड क्लॉज क्या कहता है इसका 368 का, कि जो आर्टिकल 13 है इसमें कोई कुछ भी कहता रहे वो आपके अमेंडमेंट्स पे लागू नहीं होगा। ठीक है, ये बात कब जोड़ी गई थी, आपकी 24th अमेंडमेंट एक्ट 1971 में जोड़ी गई थी। ठीक है, ये मैं बता चुका हूँ कि संविधान में कितने प्रकार के संशोधन बता रखे हैं, 3 टाइप के बता रखे हैं, सिंपल, स्पेशल और स्पेशल प्लस 50% स्टेट लेजिस्लेचर असेंट की बात हो रही है। बट आर्टिकल 368 में कितने बता रखे हैं, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 2 ही बता रखे हैं, जिसमें आपका सिंपल मेजोरिटी यहाँ पे काउंट नहीं होता है। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट होता है टॉपिक। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट आपकी क्लास आएगी, इसमें क्या संविधान वो फंडामेंटल राइट्स अमेंड हो सकते हैं, तब आपको ये आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो तब तक के लिए बाय बाय।